नमस्कार दोस्तों, प्रोग्रेसिव क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 12 मई 2023 से बीपीएससी का मेन शेड्यूल है और इसमें एक सब्जेक्ट जोड़ा गया है, वो है एसे का, जिसे आप हिंदी में निबंध कहते हैं। और ये जो निबंध है फाइनल सिलेक्शन में एक अहम रोल निभाने जा रहा है। अतः ज़रूरी है कि आप इस पर एक विशेष फोकस बनाए रखिए। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रोग्रेसिव क्लासेस ने आपके लिए बीपीएससी का जो एसे सीरीज़ है उसे लाया है। इसमें अभी तक हमने दो टॉपिक्स पे डिस्कशन कर लिया है। पहला टॉपिक था G20 और दूसरा जो टॉपिक हमने डिस्कशन किया है वो है बिहार में औद्योगिक पंगुता, भौगोलिक सीमाएं एवं राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी। इस विषय पे हमने ऑलरेडी चर्चा कर लिया है। और आज जो है ये तीसरा टॉपिक है, बिहार में जातिगत सर्वेक्षण, सामाजिक आवश्यकता या राजनीतिक अवसरवादिता। इस टॉपिक पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। एक बार इस टॉपिक को फिर से पढ़िए। बिहार में जातिगत सर्वेक्षण, बिहार में जो जातिगत सर्वेक्षण हो रहा है उसके बारे में है। सामाजिक आवश्यकता, ये जो जातिगत सर्वेक्षण हो रहा है क्या यह सामाजिक आवश्यकता है या राजनीतिक अवसरवादिता है, इस टॉपिक पे हमें लिखने के लिए कहा गया है ऐसे। ठीक है, अब देखिए जो ये जो टॉपिक है ना, काफ़ी हॉट टॉपिक है और एग्ज़ाम में पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। जैसा कि आप जानते हैं 7 जनवरी 2023 से पहला चरण जातीय सर्वेक्षण का बिहार में शुरू हुआ और इसका जो अंतिम चरण है वो 30 मई को समाप्त हो रहा है, 30 मई 2023 को। और इसी बीच में आपका एग्ज़ाम शेड्यूल है 12 मई को। तो आप समझ सकते हैं ये कितना हॉट टॉपिक हो सकता है आपके लिए और कितना प्रबल संभावना है इस टॉपिक को पूछे जाने की। तो इसे आप विशेष रूप से आप ध्यान दीजिए इस पर, और जो भी फैक्ट्स और कंटेंट्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं उसे एक जगह संग्रह करने की कोशिश कीजिए और इसमें कुछ और अच्छा हो सकता है उसे ऐड कीजिए। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल की गई है। पहला जो होगा इंट्रोडक्शन होगा। इंट्रोडक्शन में हमारा कुछ हिस्टोरिकल जो ग्राउंड हो सकता है वो हो सकता है, या कुछ लोकोक्ति मुहावरा फैक्ट्स ये सब हो सकता है। तो सब जो टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स के हिसाब से अलग अलग चीज़ें निर्धारित की जाती है प्रस्तावना में। फिर हमारा बॉडी तैयार होगा जिसे हम बोलते हैं थीसिस, और फिर एक फाइनल कंक्लूजन होगा। तो इसी सब पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसे लेकर आगे बढ़ेंगे और देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। ठीक है, तो देखते हैं। विगत कुछ वर्षों से जिन मुद्दों ने भारतीय सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था को गहरे रूप से प्रभावित किया है उनमें से एक यह है कि देश में प्रत्येक 10 वर्ष के बाद होने वाली राष्ट्रीय जनगणना के अंतर्गत नागरिकों की जाति का लेखा जोखा किया जाना चाहिए या नहीं। कहा जा रहा है कि विगत कुछ वर्षों में जिन मुद्दों ने भारतीय सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था को जो सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है उसमें यह है कि जो 10 वर्ष के बाद जो राष्ट्रीय जनगणना होता है उसमें क्या नागरिकों की जाति का लेखा जोखा होना चाहिए या नहीं, नागरिकों की जाति का लेखा जोखा होना चाहिए या नहीं। ये हमारा टॉपिक रहा है और चर्चा का विषय रहा हमेशा से ही। यह मामला तब और अधिक संवेदनशील हो गया जब हाल ही में बिहार सरकार ने 7 जनवरी 2023 से राज्य में जाति आधारित सर्वेक्षण की शुरुआत की। देखिए यह सर्वेक्षण की बात कही गई है। अब टॉपिक में भी देखिएगा जाति आधारित सर्वेक्षण लिखा गया है, जाति आधारित जनगणना नहीं। जनगणना जो है वो संघ का पार्ट है, सेंटर का पार्ट है, जबकि सर्वेक्षण तो स्टेट कर सकती है। ठीक ना, तो जाति आधारित सर्वेक्षण की शुरुआत की कब? 7 जनवरी 2023 से। आज आधुनिक काल में जहाँ परंपरागत सामाजिक ताने बाने टूट रहे हैं, धर्म की दीवारें कमजोर हो रही हैं, किसी जाति विशेष की लकीर शिक्षा व्यवस्था, खान पान, परिवहन एवं शादी विवाह के दौरान धुंधली पड़ती हुई प्रतीत हो रही है, ऐसी स्थिति में यह प्रश्न उठना लाजमी है कि बिहार सरकार द्वारा आयोजित जाति आधारित सर्वेक्षण के कोई सामाजिक आर्थिक निहितार्थ हैं या सिर्फ राजनीतिक अवसरवादिता है। ये जो हमारा जो टॉपिक पूछा गया था, देखिए उसको किस तरह से यहाँ पे शुरू किया गया और इस दोनों ही पॉइंट को टच कर दिया गया कि जहाँ पे धर्म की दीवारें टूट रही है, सामाजिक जो परंपरागत सामाजिक ताने बाने थे वो समाप्त हो रहे हैं, और तब क्या जाति की जो लकीर है उसे पकड़ कर रखे रहना सही है, और क्या जाति आधारित सर्वेक्षण कि इसका कोई सामाजिक आर्थिक निहितार्थ है या सिर्फ ये राजनीतिक एजेंडा है या राजनीतिक अवसरवादिता है। ये हमारा टॉपिक था और इसको देखिए इंट्रोडक्शन में हमने शामिल किया। अब आगे देखते हैं। बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण को सही मायने में जानने के लिए इसके इतिहास को टटोलना जरूरी है। भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम 1881 ईस्वी में हुआ। भारत में जनगणना कार्य कब शुरू हुआ? 1881 ईस्वी में। तब से अब देखिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को यहाँ से शुरू किया गया। तब ब्रिटिश शासन ने यह तय किया था कि प्रत्येक 10 वर्ष पर भारत के जनगणना संबंधी कार्य का आयोजन किया जाएगा। उस दौरान
जनगणना के लिए जो रूपरेखा निर्धारित किया गया था उनमें एक कॉलम यह भी था कि कोई व्यक्ति किस जाति से है, जो 1881 में शुरू किया गया और 10 वर्ष के बाद जनगणना हो रहा है। तो उस दौरान भी जनगणना में जो एक रूपरेखा तैयार किया गया था उसमें एक कॉलम था कि कोई व्यक्ति किस जाति से है। इस जाति के कारण पूछने के पीछे यह कारण था कि पूरे भारत में जाति व्यवस्था न सिर्फ मौजूद है बल्कि विभिन्न व्यक्तियों एवं वर्गों की तुलनात्मक सामाजिक आर्थिक स्थिति की पड़ताल करने में अत्यधिक सहायक है। जाति क्या है? एक सामाजिक आर्थिक स्थिति को पड़ताल करने का एक आधार हो सकता है, क्योंकि आप देखिएगा जो पिछड़ापन का आधार है वो आपको जातियों में दिखेगी। आप किसी जाति पार्टिकुलर को पकड़कर आप ये बता सकते हैं कि समाज का ये जाति पिछड़ा है और ये जाति अगड़ा है। वो जो है पिछड़ा और अगड़ा वाला, ये सामाजिक आर्थिक स्थिति की पिछड़ापन की को भी दर्शाता है। तो ये जो है जाति एक बेस के रूप में लिया गया सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन को पहचान करने के लिए। ठीक है, ऐसे ही कुछ बातें इंदिरा साहनी केस में भी जो डिसीजन हुआ था उसमें भी ये चीज़ कही गई थी कि जाति जो है, जाति आधारित जो पिछड़ापन है उसके पैमाना या उसके आधार के लिए सहायक हो सकती है, लेकिन जाति ही गरीबी का एकमात्र कारण नहीं हो सकता। ये डिसीजन आया था इंदिरा साहनी जो केस है उस मुद्दे में भी ये आया था। तो देखिए यही चीज़ यहाँ पर भी है लिखा हुआ कि जो 1881 में शुरू हुआ था उसमें ये कहा गया था कि जो जाति है वो सामाजिक आर्थिक स्थिति के पड़ताल में सहायक है। इस धारणा के आधार पर 1931 तक प्रत्येक जनगणना में जातियों का लेखा जोखा होता रहा। 1931 तक जो जनगणना हुई उसमें जातियों का लेखा जोखा होता रहा। ठीक है, ये जाति किस लिए लेखा जोखा हो रहा था? क्योंकि इससे हमारी जो सामाजिक आर्थिक जो स्थिति है उसकी पड़ताल हो पा रही थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में संपन्न हुई। ठीक है, जिसमें जाति आधारित जनगणना को शामिल नहीं किया गया। 1951 में जो जनगणना हुई उसमें जाति आधारित जनगणना को शामिल नहीं किया गया। 1931 तक जाति को शामिल किया गया था जनगणना में, लेकिन जब स्वतंत्रता के बाद 1951 में जब पहली जनगणना हुई तो उस समय जाति को जनगणना में शामिल नहीं किया गया। तभी से भारत सरकार इस सिद्धांत पर चल रही है कि जनगणना में जातियों की पहचान को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। तो 1951 से अब तक यही चीज़ चल रहा है कि जनगणना में जातियों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। यह गौरतलब है कि संविधान की शुरुआत से ही अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों इत्यादि में आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। संविधान में तो इसकी व्यवस्था है, अनुसूचित जाति जनजातियों के लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण की बात कही गई। अनुच्छेद आर्टिकल जो 330 है इसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, 330 हो गया, 332 हो गया, ये प्रोविज़न है अभी भी बना हुआ आर्टिकल्स में, और ये आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसे देखते हुए जनगणना अधिनियम 1940 में प्रावधानित इस विशेष व्यवस्था को बने रहने दिया गया कि जनगणना के दौरान इन दोनों ही समूहों का लेखा जोखा विशेष तौर पर रखा जाएगा। 1940 के जनगणना अधिनियम जो था 1940, उसमें यह विशेष प्रावधान किया गया कि जनगणना के दौरान ये दोनों जो समूह हैं SC और ST, इनका लेखा जोखा जो है विशेष तौर पर रखा जाएगा। इस धारणा के पीछे अंतर्निहित मंतव्य यह था कि इस बात का सतत रूप से मूल्यांकन होता रहे कि विकास की प्रक्रिया में इन दोनों समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में समुचित भागीदारी मिल पा रही है या नहीं। ठीक है, जो आरक्षण का व्यवस्था किया गया और उनका जो भागीदारी की बात कही गई आरक्षण के माध्यम से वो मिल पा रहा है या नहीं, इसका मूल्यांकन होते रहे। इस चीज़ के लिए इसको क्या है कि जाति जनगणना अधिनियम जो 1940 था उसमें ये व्यवस्था किया गया और इनकी जो गणना है वो होती रही। आगे देखते हैं, इन दोनों समूहों के अतिरिक्त विशेष जातियों को जनगणना की प्रक्रिया में तभी से शामिल नहीं किया गया। यही कहा जा रहा है कि इन दोनों समूहों के अतिरिक्त शेष जातियों को अर्थात OBC EBC जो हो सकते हैं उनको जनगणना की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया। वर्तमान समय में जाति आधारित जनगणना के पीछे मुख्य विवाद इस बिंदु पर है कि अन्य पिछड़े वर्ग की पहचान के लिए वर्तमान जनगणना की रूपरेखा में बदलाव किया जाए या नहीं। विवाद का विषय यह है कि जो इस बार जो जनगणना होने वाला है, ऐसे तो शेड्यूल था 2021 10 वर्ष में होता है, 2011 का था तो 2021 में होना था, अब वो हो नहीं पाया, कोरोना का जो काल आ गया उसके बाद ये हो नहीं पाया। तो अब इसी में यह है कि जो अब जनगणना होने वाली है 2021 वाली, तो क्या उसमें OBC की पहचान करने के लिए जो जनगणना हो रही है उसके रूपरेखा में बदलाव किया जाए या नहीं, ये हमारा विवाद का विषय रहा। और इसी विवाद को लेकर के
कई जो राजनीतिक समूह हैं उन्होंने प्रदर्शन भी किया और जो पार्लियामेंट में इसकी आवाज़ भी उठाएगी और विशेष तौर से प्रधानमंत्री महोदय से भी लोग मिलने के लिए आए, खास करके बिहार से जो सारे जो राजनीतिक दल हैं उनके जो प्रतिनिधि थे यहाँ पर आए थे मिलने के लिए। तो इसी विवाद को ध्यान में रखते हुए कि जो जनगणना हो रही है उसमें ओबीसी को शामिल करने का जो पैटर्न है वो किया जाए या नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। 2001 में जनगणना की शुरुआत होने से पहले कुछ विपक्षी दलों द्वारा जातियों का लेखा जोखा एकत्रित करने के पक्ष में आवाज़ उठाया गया था। 2001 में भी इस तरह की आवाज़ उठाई गई थी जब जनगणना हो रहा था 2001 वाला, परंतु अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली तत्कालीन राजग सरकार ने इस मांग को मानने से इनकार कर दिया था। 2008 में मद्रास उच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में जाति आधारित जनगणना का समर्थन किया। देखिए, ये जो ऐतिहासिक बैकग्राउंड है, जो पृष्ठभूमि है, इसे आप ध्यान रखिएगा और इसे आप ज़रूर अपने जो निबंध होगा उसमें आप इसे ज़रूर शामिल किया कीजिएगा। इससे क्या है कि एक अच्छा इंप्रेशन बनता है कि आप किसी चीज़ को आप यूँ नहीं ले रहे हैं बल्कि उसका एक ठोस आधार है। जैसे मद्रास उच्च न्यायालय का एक डिसीजन यहाँ पे दिया हुआ, इसके बारे में आप लिखिए वहाँ पर। ठीक है, तो 2008 में मद्रास उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में जाति आधारित जनगणना का समर्थन किया। न्यायालय ने निर्णय के दौरान अपनी एक टिप्पणी में कहा कि अगर जाति आधारित जनगणना होती है तो इस बात की पूरी संभावना है कि पिछड़े वर्गों की जनसंख्या पहले की तुलना में काफ़ी अधिक होगी। देखिए क्या कहा गया मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा कि यदि जाति आधारित जनगणना होती है तो इस बात की पूरी संभावना है कि पिछड़े वर्गों की जनसंख्या पहले की तुलना में काफ़ी अधिक होगी। यदि वास्तव में ऐसा होता है तो सामाजिक न्याय की नीतियों यदि वास्तव में ऐसा होता है तो सामाजिक न्याय की नीतियों में उनकी हिस्सेदारी बढ़ाई जानी चाहिए। मई 2010 में मद्रास उच्च न्यायालय ने पुनः एक मामले में अपने पूर्व के निर्णय को दोहराते हुए कहा कि जब 1931 की जनगणना के बाद जाति आधारित जनगणना हुई ही नहीं तो ऐसी दशा में इस बात की पूरी संभावना है कि पिछले 80 वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों की जनसंख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई होगी। अतः आज इस बात की आवश्यकता है कि सरकार को जाति आधारित जनगणना करवाना चाहिए जिससे कि वंचित वर्गों को उनकी जनसंख्या के वास्तविक अनुपात के अनुसार आरक्षण जैसी सरकारी सुविधाओं में अनुपातिक हिस्सेदारी दी जा सके। अब देखिए, पक्ष में ये मद्रास उच्च न्यायालय का जो डिसीजन था उसको आप शामिल कर सकते हैं और इसे दो बार, एक था 2008 में मद्रास उच्च न्यायालय का जो निर्णय आया और 2010 में फिर उस मद्रास उच्च न्यायालय ने अपने पूर्व निर्णय को दोहराया और ये कहा कि 1931 की जनगणना के बाद जाति आधारित जनगणना नहीं हुई तो ऐसी दशा में इस बात की पूरी संभावना है कि पिछले 80 वर्ष के दौरान SC, ST एवं OBC की जनसंख्या में जो कई गुना बढ़ोतरी हुई है तो इस बात की आवश्यकता है कि सरकार को जाति आधारित जनगणना करवाना चाहिए ताकि वो जो बढ़ोतरी हुई और जो रेशियो होना चाहिए वो मिल पा रहा है उनको कि नहीं, क्योंकि ये प्रोविज़न हमारे उसमें संविधान में है कि उनकी जो प्रतिनिधित्व है और जो उनका जो सामाजिक समावेशन होना है तो वो चीज़ इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अब ये कैसे पता चलेगा जब वो जनगणना हुई ही नहीं। खास करके SC, ST का तो होता रहा लेकिन OBC का तो जनगणना हुआ ही नहीं। तो जो पार्टिसिपेशन है, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है, वो हो पा रहा है कि नहीं, ये हमें जानने की ज़रूरत है। और वो कैसे होगा कि हम जनगणना करवाएं इनकी। ठीक है, तो ये मद्रास उच्च न्यायालय ने इसको दोबारा भी रिपीट किया 2010 में। मद्रास उच्च न्यायालय के इस निर्णय ने आगे चलकर 2011 की जनगणना के समय विपक्षी दलों को जातिवार जनगणना करवाने के लिए सरकार पर दबाव बनाने का आधार प्रदान कर दिया। 2011 की जनगणना में, अब जैसे 2010 में डिसीजन आया दोबारा, तो 2011 की जनगणना में फिर से विपक्षी दलों को जातिवार जनगणना कराने के लिए सरकार पर दबाव बनाने का अधिकार प्रदान मिल गया। इन परिस्थितियों में 2011 की जनगणना के समय जातिवार जनगणना से संबंधित मसले को टाला जाना उतना आसान नहीं रहा। परिणाम स्वरूप गहन विचार विमर्श के बाद ग्रामीण विकास मंत्रालय को इस विशिष्ट जनगणना का कार्य सौंपा गया। तब 2011 में ग्रामीण विकास मंत्रालय को जनगणना का कार्य सौंपा गया तथा इसे जातिवार जनगणना कहने जाने के बजाय सामाजिक, आर्थिक व जातिवार जनगणना 2011 नाम दिया गया। देखिए, 2010 का जो मद्रास उच्च न्यायालय का डिसीजन था उसके बाद ये जातिवार जनगणना हुआ 2011 में और उसका नाम क्या रखा, सामाजिक, आर्थिक व जातिवार जनगणना 2011। इस जनगणना के कार्य जून-दिसंबर 2011 के बीच संपन्न हुआ। इस दौरान सरकार ने जाति आधारित जनगणना को सटीक एवं पारदर्शी बनाने की पर्याप्त कोशिश की। जनगणना की समाप्ति के पश्चात सरकार ने राजनीतिक सामाजिक कारणों से
केवल इसे सामाजिक आर्थिक आंकड़ों को जनता के लिए प्रकाशित किया तथा जाति संबंधी आंकड़ों को गोपनीय रखा। अब देखिए 2011 का जो जनगणना हुआ किस नाम से हुआ था, सामाजिक आर्थिक जातिवार जनगणना। तो सरकार ने क्या किया कि जाति संबंधी जो आंकड़े आए थे उसे गुप्त रखा और गोपनीय रखा, और सामाजिक आर्थिक जो डाटा था उसे सरकार ने प्रकाशित किया, क्योंकि सरकार ये मान रही थी कि हमें तो सामाजिक आर्थिक जो पिछड़ापन है वो हमें देखना है, ठीक है। और राजनीतिक कारणों से अब उसका मिसयूज हो सकता था, जातिगत जो डाटा है उसका मिसयूज हो सकता था, तो इसी कारण राजनीतिक और सामाजिक कारणों से सामाजिक विद्वेष उत्पन्न हो सकता था। तो इसी कारण राजनीतिक और सामाजिक कारणों से जो है जातिगत जो संबंधी आंकड़े थे उसे गोपनीय रखा गया, और सामाजिक आर्थिक जो डाटा है उसे जनता के सामने लाया गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जुलाई 2021 में लोकसभा में दिए गए जवाब में कहा कि केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति को छोड़कर किसी अन्य जाति की जनगणना का कोई आदेश जारी नहीं किया है। 2021 में लोकसभा में जो है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बोल दिया कि SC/ST को छोड़कर किसी अन्य जातियों के जो जनगणना की का कोई आदेश ऐसा जारी नहीं किया गया है। ऐसे में केंद्र के स्तर पर जातीय जनगणना करवाने का हाल फिलहाल में कोई आसार नज़र नहीं आ रहा है। तो सेंटर ये 2021 में बोल दिया कि हम ऐसा कोई जातिवार जनगणना नहीं करा रहे हैं एक्सेप्ट SC/ST के, जो होता आ रहा है, ठीक है। अब जब जातिवार जनगणना के संदर्भ में राष्ट्रीय स्तर पर कोई ठोस शुरुआत नहीं हो रही है, तब इसका क्षेत्रीय स्तर पर समर्थन करने वाली मंडल पार्टियां राज्य के स्तर पर इस दिशा में कदम उठाने की तैयारी कर रही है। मंडल पार्टियां, आप समझ रहे होंगे ये क्या कहा जा रहा है। OBC को जो आरक्षण मिला था वो मंडल कमीशन से ही मिला था, और इसमें आपको जो जैसे बिहार में राजद हो गया, जदयू हो गया, ये जो पार्टियां हैं ये मंडल पार्टियों के अंतर्गत मानी जाएगी, ठीक है। तो ये क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं, क्षेत्रीय स्तर पर समर्थन करने वाली मंडल पार्टियां राज्य के स्तर पर इस दिशा में कदम उठाने की बात कर रही है, क्योंकि सेंटर ने तो डिनाई कर दिया। तो हाल ही में 7 जनवरी 2023 को नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार ने इस दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए जाति आधारित सर्वेक्षण की शुरुआत कर दी। सर्वेक्षण संबंधी यह कार्य 31 मई 2023 को समाप्त होगा। देखिए 31 मई 2023 को समाप्त हो रहा है जातिगत सर्वेक्षण जो होने वाला है, और इसी बीच में आपका एग्जाम भी है। तो गौरतलब है कि राज्य सरकारें केवल जाति आधारित सर्वेक्षण ही करवा सकती है, ना कि जनगणना। यही बात है कि राज्य सरकारें जो है केवल जाति आधारित सर्वेक्षण करवा सकती है, ना कि जनगणना। ऐसा इसलिए क्योंकि जनगणना कराने की शक्ति केवल केंद्र सरकार को प्राप्त है। राज्य में सर्वेक्षण के दौरान लगभग 12, तो देखिए आप जब लिखिएगा तो आप जाति आधारित जनगणना मत लिखिएगा, जो बिहार सरकार करा रही है वो जाति आधारित सर्वेक्षण करा रही है। जनगणना किसका काम है, ये सेंटर का काम है। अब देखते हैं आगे इसमें। राज्य में सर्वेक्षण के दौरान लगभग 12.7 करोड़ की जनसंख्या तथा लगभग 2.58 करोड़ घरों को कवर किया जाएगा राज्य में जो सर्वेक्षण हो रहा है। अब देखिए ये पूरा बॉडी और जो हमने वो पृष्ठभूमि दे दिया, अब क्या क्या प्रोसेस हो रहा है। सेंटर ने जब डिनाई किया तो स्टेट जो है बिहार सरकार जो है जातीय आधारित सर्वेक्षण कर रही है, तो सर्वेक्षण में क्या क्या किया जाना है और उसका पूरा एक डिस्क्रिप्शन यहाँ पर शामिल किया गया है। तो राज्य में सर्वेक्षण के दौरान 12.7 करोड़ की जनसंख्या तथा लगभग 2.58 करोड़ घर को कवर किया जाएगा। प्रथम चरण का जो सर्वेक्षण है वो 7 जनवरी 2023 से शुरू हुआ, 21 जनवरी 2023 को समाप्त हुआ। इसके तहत सर्वेक्षणकर्ता के तौर पर इसमें कौन कौन है, शिक्षक हैं, कृषि समन्वयक हैं, रोजगार सेवक, विकास मित्र, मनरेगा स्टाफ, आशा कार्यकर्ता, जीविका दीदी इत्यादि ने राज्य के 38 जिलों के शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के करीब 2.58 करोड़ घरों का सर्वेक्षण किया। इस दौरान घरों की संख्या की गणना की गई। दूसरे चरण की गणना 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर 30 अप्रैल तक चलेगी। तो 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर 30 अप्रैल तक चलेगी। तो अभी जो है दूसरे चरण की गणना चल रही है, जिसमें घर में रहने वाले लोग, उनकी जाति, उपजाति, सामाजिक आर्थिक स्थिति से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे। इस चरण के सर्वेक्षण के दौरान 26 कॉलम होंगे। इस सर्वेक्षण में क्या है, 26 कॉलम होंगे, तथा इनसे संबंधित समस्त सूचनाएं पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। सर्वेक्षण संबंधी डाटा व सूचनाएं मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए डिजिटल रूप से एकत्रित किए जाएंगे। इस ऐप के जरिए सर्वेक्षण में शामिल होने वाले लोगों से स्थान, जाति, घर में रहने वाले लोग, उनका व्यवसाय तथा वार्षिक आय संबंधित सूचनाएं एकत्रित की जाएगी। तो सर्वेक्षण में क्या क्या किया जाएगा उसके बारे में यहाँ पे डिटेल मिल गया कि जो एप्लीकेशन होगा, मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए सूचनाएं को एकत्रित की जाएगी, और
इसमें क्या क्या लिए जाएंगे, 26 कॉलम होंगे और उसमें जाति, उपजाति, सामाजिक आर्थिक स्थिति और आंकड़े ये सारे शामिल किए जाएंगे और पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण के निम्नलिखित सामाजिक निहितार्थ हो सकते हैं। अब देखिए प्रोज और कॉन्स में आ गया। हमने ऊपर पूरा जो है एक प्रस्तावना दिया, फिर पृष्ठभूमि दिया और उसके बाद बिहार सरकार जो कर रही है सर्वेक्षण को लेकर वो पूरा उसके बारे में हमने खाका एक दिया। अब आ रहा है प्रोस एंड कॉन्स, जो जातिगत आधारित सर्वेक्षण हो रहा है उसके क्या प्रोस एंड कॉन्स हो सकते हैं। तो बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण के निम्नलिखित सामाजिक आर्थिक निहितार्थ हो सकते हैं। पहला क्या है, जाति आधारित, देखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा और अपने आंसर में शामिल कीजिएगा। जो प्रोस है उसमें लिखा हुआ है कि प्रथम, जाति आधारित सर्वेक्षण सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने में मददगार हो सकता है। पहला क्या है, जाति आधारित सर्वेक्षण सामाजिक न्याय की प्रक्रिया में को सुचारू रूप से चलाने में मददगार हो सकता है। सामाजिक न्याय का संबंध केवल आरक्षण से न होकर सामाजिक आर्थिक विकास की अन्य योजनाओं से भी है। सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों से विभिन्न समूह की आर्थिक स्थिति का पता लग सकेगा, जिससे अंततः उस समूह विशेष के विकास हेतु समुचित रणनीति बनाने का पथ प्रशस्त होगा। ये कहा जा रहा है कि यदि हम जाति सर्वेक्षण करेंगे तो सामाजिक आर्थिक जो विकास है, जिनके लिए हम ये चीज़ कर रहे हैं, उनका हम योजनाओं को सही से क्रियान्वित कर पाएंगे। अब हमारे पास आंकड़ा ही नहीं रहेगा कितने लोग इस तरह से पिछड़ापन के शिकार हैं, तो हम कैसे उनके लिए हम योजनाओं को बना पाएंगे और कैसे हम उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इस कारण क्या है, जाति आधारित सर्वेक्षण हमारे लिए जरूरी है। ये हमारा एक प्रोस का एक पहला पॉइंट था। दूसरा, आरक्षण की प्रक्रिया के युक्तिकरण में भी, अब देखिए आरक्षण की प्रक्रिया के युक्तिकरण में भी सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़े सहायक हो सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सर्वेक्षण से यह पता चल सकेगा कि जिस जातीय समूह की स्थिति 1931 की जातीय आधारित जनगणना में अत्यंत खराब थी, वह पिछले 84 वर्षों में अपने निकटवर्ती समूहों की तुलना में कितना आगे निकल चुका है। तो इसका युक्तिकरण, आरक्षण कितना मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, किसे मिलना चाहिए और कौन है जो उस सीमा से बाहर निकल गया फिर भी आरक्षण का लाभ हो रहा है, लाभ ले रहा है, तो ऐसी सारी जो चीज़ें हैं वो हमें कहाँ से पता चलेगी। आज 1931 को हमने जो जाति आधारित जनगणना में खराब स्थिति थी उसको हमने आधार बनाया, लेकिन अब उसके बाद क्या 84 वर्ष हो गए हैं, तो कौन समूह अपने निकटवर्ती समूह से आगे निकला, कौन पीछे रह गया, उसकी प्रासंगिकता की जांच हम कैसे करेंगे। तो जब तक हम जातीय सर्वेक्षण नहीं कर रहेंगे तो ये नहीं हो पाएगा। इसी कारण ये जरूरी है। ये हमारा दूसरा पॉइंट है। तो ऐसे समूहों की संख्या काफ़ी अधिक हो सकती है, अतः ऐसे समूहों का पता लगाकर आरक्षण के लाभ से दूर करना भी सामाजिक न्याय के युक्तिकरण का दृष्टि से बेहद जरूरी है। इसी प्रकार कुछ जातिगत समुदाय ऐसे भी होंगे जिनका सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन का स्तर 1931 की जनगणना में स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ सका था। अब ऐसा भी हो सकता है कि 1931 में उनका सर्वेक्षण सही से हो ही नहीं पाया और बेचारा अभी तक उसका लाभ नहीं ले पाए आरक्षण का, और वो अभी भी पिछड़ी श्रेणी में है। तो एक बार क्या है, सर्वेक्षण इसकी होनी जरूरी है, किंतु आज वे आरक्षण का लाभ लेने वाले कई समूहों की तुलना में कहीं ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। अतः ऐसी स्थिति में सामाजिक न्याय का तकाजा है कि ऐसे समूह को आरक्षित वर्गों की सूची में शामिल किया जाए। ये बिल्कुल बहुत अच्छा पॉइंट है। ये दोनों ही पॉइंट बहुत अच्छे हैं और इसे आप आंसर में शामिल कर सकते हैं अपने प्रोस में। तीसरा क्या है, सर्वेक्षण के जरिए इस बात की संभावना बन सकेगी कि आरक्षण जैसी किसी नवीन व्यवस्था के माध्यम से सामाजिक न्याय संबंधी पहल को और अधिक धारदार बनाया जा सके। आरक्षण में रिजर्वेशन इन रिजर्वेशन की बात भी की जा सकती है। अब कई ऐसे समूह हैं जो रिजर्वेशन लिए हैं और वो क्रीमी लेयर वाली श्रेणी में आए हुए हैं। अब ये क्रीमी लेयर का कंसेप्ट ओबीसी में है, और लेकिन एससी और एसटी में ये चीज़ नहीं है। अब ऐसे भी एससी एसटी समूह के लोग हैं जो काफ़ी सामाजिक आर्थिक स्थिति से उनकी मतलब आर्थिक स्थिति से काफ़ी संपन्न हो चुके हैं, लेकिन अभी भी वो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। तो यहाँ पर भी इसकी जो एक प्रासंगिकता है आरक्षण को लेकर के, उस पर एक क्या है कि रिजर्वेशन का कंसेप्ट लाया जा सकता है। तो यही चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि हम सर्वेक्षण करते हैं तो ऐसी चीज़ें हम ला सकते हैं। आरक्षण या रिजर्वेशन का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पर लागू किया जा सकता है। और क्या है, रिजर्वेशन को और अधिक मजबूत और युक्तियुक्त या युक्तिसंगत बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि यह प्रतीत होता है कि जाति अ अपनी जनसंख्या के अनुपात की तुलना में आरक्षित सीटों के अधिक हिस्से पर कब्जा बनाए हुए है। देखिए उदाहरण में दिया हुआ है कि ऐसा हो सकता है कि जाति ए जो है अपनी जनसंख्या के अनुपात की तुलना में आरक्षित सीटों पर अधिक कब्जा बनाए हुए है, तब जाति बी अपने नैतिक हिस्से के बराबर भी पहुंचने में समर्थ नहीं होगा, क्योंकि ए जो होगा वो बी का हिस्सा खा रहा होगा। बी का आरक्षण का लाभ कौन ले रहा होगा? ए।
तब ऐसी स्थिति में यह उचित होगा कि आरक्षित सीटों में से कुछ सीट जाति विशेष के लिए आरक्षित कर दी जाए। चौथा पॉइंट क्या है, तो ये हमने 3 पॉइंट डिस्कस कर लिया। चौथा पॉइंट है सर्वेक्षण के जरिए आरक्षण का लाभ पाने वाली जातियों के भीतर सामाजिक ढांचे को बेहतर ढंग से समझ पाना संभव हो सकेगा। इसके जरिए इस बात का विश्लेषण करने में पर्याप्त मदद मिलेगी कि किसी विशेष जाति समूह का कितना हिस्सा तुलनात्मक रूप से आगे बढ़ चुका है और क्या अब ऐसे जाति समूह को क्रीमी लेयर का हिस्सा मान लेने की जरूरत है। ये हमने ऊपर चर्चा किया रिजर्वेशन इन रिजर्वेशन, और क्या ओबीसी जैसे जो क्रीमी लेयर का कंसेप्ट है वो एससी एसटीज में भी लाया जा सकता है, और जो कुछ ऐसे समूह भी हैं जिनके पिछड़ेपन की पहचान हुई ही नहीं और वो अभी भी पिछड़े हुए हैं, और जब जो हकदार हैं आरक्षण का उन्हें नहीं मिल पा रहा है और उनका हक कोई और ले रहा है, ये भी पॉसिबल है। तो यदि हम सर्वेक्षण करते हैं तो ये चीज़ें ठीक की जा सकती है। पांचवा क्या है कि संविधान भी जाति आधारित आंकड़े एकत्रित करने का पक्ष लेता है। अब देखिए, एक संविधान को आधार बनाया गया कि संविधान भी जाति आधारित एक आंकड़े को एकत्रित करने का पक्ष लेता है। जैसे संविधान का अनुच्छेद 340 में यह प्रावधान है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए तथा सरकारों द्वारा इस दिशा में किए जा सकने वाले उपायों की सिफारिश करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति की जानी चाहिए। अनुच्छेद 340 को आप मेंशन कर सकते हैं, जिसमें सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनके अन्वेषण, उनकी पहचान के लिए क्या है, आयोग की नियुक्ति की बात कही गई है। ठीक है, तो ये 5 आधार हमारे यहाँ पे शामिल हो गए। अब देखते हैं आगे। बिहार में जातिगत सर्वेक्षण के सामाजिक निहितार्थ मानने के उलट कुछ सामाजिक राजनीतिक मामलों के विश्लेषक इसे प्रदेश में महज राजनीतिक दलों, अब देखिए यहाँ पे ये निगेटिव चीज़ें आ रही है, कॉन्स हमारा यहाँ पे शामिल हो रहा है। हमने ऊपर में पक्ष लिया, अब ये विपक्ष का जो पॉइंट्स है वो है। बिहार में जातिगत सर्वेक्षण के सामाजिक निहितार्थ मानने के उलट कुछ राजनीतिक सामाजिक मामलों के विश्लेषक इसे, देखिए क्या लिखा गया, कुछ विश्लेषक, आप नाम मत लिखिए किसी का, किसी को पॉइंट आउट मत कीजिए, आप कुछ लिख के आप ऐसा आगे बढ़ सकते हैं। कुछ सामाजिक राजनीतिक मामलों के विश्लेषक इसे प्रदेश में महज राजनीतिक दलों की अवसरवादिता के रूप में देख रहे हैं। इनका मानना है, जो टॉपिक में था अवसरवादिता, तो अवसरवादिता को क्या, यह राजनीतिक दलों की अवसरवादिता है सिर्फ, या सामाजिक आर्थिक इसके कोई मायने हैं? तो सामाजिक आर्थिक मायने जो है हमने ऊपर चर्चा किया और प्रोस में हमने उसे डाला, और अवसरवादिता के रूप में हम यहाँ निगेटिव में हम इसे डाल रहे हैं कॉन्स के रूप में। तो क्या यह राजनीतिक दलों की अवसरवादिता है? इनका मानना है कि इससे प्रदेश में जातीय ध्रुवीकरण को बढ़ावा मिलेगा, जिससे वर्तमान सामाजिक ताने बाने को क्षति पहुँचने की आशंका है, जिससे विश्लेषकों के अनुसार जातीय सर्वेक्षण के संबंध में विभिन्न राजनीतिक दलों तथा एक दल के अंदर भी एक राय नहीं है। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स है जिसके कारण क्या है कि जो पार्टियां जाति आधारित सर्वेक्षण की वकालत कर रही है उनके अंदर भी एक राय नहीं बन पा रही है। उसके कारण ये हो सकते हैं कि ये हो सकता है कि हटाव की स्थिति उत्पन्न हो जाए, ये संभावना बनती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं पॉइंट। जिन दलों की प्रतिक्रियाएं यूपर से एक जैसी दिख रही है उनके भीतर भी आंतरिक विरोध है। वही चीज़ है कि उदाहरण के लिए तथाकथित मंडल पार्टियां जैसे राजा जनता दल, यूनाइटेड समाजवादी पार्टी, जो मुख्यतः पिछड़े वर्गों की वोट की राजनीति से संबंध रखते हुए वह चाहती है कि जातिगत सर्वेक्षण के अंतर्गत प्रत्येक जाति की जाति पूछे, प्रत्येक व्यक्ति की जाति पूछी जाए। अब देखिए इसमें भी कई तरह के विचार उत्पन्न हो रहे हैं। जो जाति आधारित जो जनगणना है, सर्वेक्षण है, उसकी वकालत कर रहे हैं, उनके अंदर भी कई तरह के विवाद हैं, मनमुटाव हैं। उसमें क्या है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जो सर्वेक्षण हो रहा है उसमें व्यक्ति से उसकी जाति पूछी जाए। उनका मत है कि केवल यह नहीं पूछा जाना चाहिए कि व्यक्ति अन्य पिछड़े वर्ग में शामिल है या नहीं, ये बोल रहे हैं सिर्फ ये नहीं पूछे कि ओबीसी ईबीसी में है या नहीं, उनसे ये पूछे कि आप किस जाति से हैं। कई जो है जो राजनीति से संबंध रखने वाले व्यक्ति हैं वो कह रहे हैं कि आप उनसे व्यक्तियों से जाति उनकी पूछिए, ना कि ओबीसी या ईबीसी है।
बल्कि उनकी विशिष्ट जाति भी दर्ज की जानी चाहिए। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार उनकी इस धारणा के पीछे असली मंतव्य यह है कि अगर उन्हें पिछड़ी जातियों की निश्चित जनसंख्या का पता चल जाएगा तो इससे उनके लिए चुनावी संबंधी रणनीति बनाना काफ़ी आसान होगा। अब ये क्या है कि अब ये जानना चाहते हैं कि जातियों के बारे में पता चल जाए कि व्यक्ति की जाति कितनी है और किस जाति समूह के व्यक्तियों की संख्या अधिक है, उस हिसाब से अपनी राजनीति के जो प्लस माइनस और जोड़ घटाव है वो तय की जा सके, ताकि उनकी जो राजनीतिक रणनीति है वो बनाया जा सके जातियों को देख करके। राजनीतिक विश्लेषकों का मत में भारतीय जनता पार्टी इस सर्वेक्षण को लेकर काफी दुविधा की स्थिति में है। कुछ समय पहले लोकसभा में भाजपा के एक प्रमुख ओबीसी नेता ने जाति आधारित जनगणना का समर्थन किया था, जबकि उसके उलट भाजपा के अधिकांश सवर्ण नेताओं को इस बात का डर है कि अगर जाति आधारित जनगणना के आंकड़े उनके विरोध में आ गए तो इससे उनका राजनीतिक भविष्य अधर में पड़ सकता है। अब देखिए ये भी बात है कि सभी पार्टियों के अपने अपने निहितार्थ है, अपने अपने हित हैं और उस हित के तहत अपने अपने उनके स्टेटमेंट हैं। ठीक है, भाजपा पार्टी से संबंध रखने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मत भी है कि जाति आधारित जनगणना के भाजपा आरएसएस का मत भी जाति आधारित जनगणना के विरोध में था, क्योंकि उसकी राय में इससे जाति आधारित पहचान को बढ़ावा मिलेगा, जिससे अंततः अविभाजित हिंदू समाज की छवि पर बुरा असर पड़ सकता। अब देखिए जो हिंदू समाज है वो जातियों में विभाजित है, तो आरएसएस का चिंता इस बात का है कि यदि ये इस तरह के सर्वेक्षण होते हैं तो जो ऐसे ही ऑलरेडी जो हिंदू है काफ़ी कास्टों में विभाजित है, उनके अंदर मनमुटाव और बढ़ सकता है और जातीय जो एक मनमुटाव है संघर्ष की शुरुआत हो सकती है। तो देखिए ये हमारा पॉइंट नहीं है, ये जो हमने प्रोस लिखा था उसी का कॉन्स है ये। ठीक है, तो कॉन्स में आप इस चीज़ को आप शामिल कर सकते हैं कि अलग अलग पार्टियों अलग अलग समूहों की क्या विचार है। अब कई लोग बोलते हैं कि पॉलिटिकल जो चीज़ें हैं या पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में ज़्यादा नहीं लिखा जाना चाहिए, लेकिन बिहार में ऐसा नहीं है। बिहार में आप लिख सकते हो, लेकिन नाम आप मतलब लिखो या किसी विशेष पार्टी के पक्ष में आप मत दिखो या किसी विशेष पार्टी के विरोध में आप मत दिखो। आप एक बैलेंस बनाए रखो, आपकी लेखनी में ये बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ है। ये अभी देखिए आप उसमें जदयू राजद जो समाजवादी पार्टी उसके बारे में भी लिखा गया यहाँ पर, उसके भी जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनमें जो भी मनमुटाव है उसके बारे में भी लिखा गया कि कुछ लोग चाहते हैं कि जातियों की व्यक्ति से जाति उनकी पूछी जाए, कुछ लोग बोलते नहीं सिर्फ ओबीसी ईबीसी पूछा जाए। तो भाजपा का भी यहाँ पे लिखा हुआ, आरएसएस के बारे में भी लिखा हुआ कि कौन क्या चाह रहा है। तो इसमें एक बैलेंस दिख रहा है इस लेखनी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस मत वैमनता के बावजूद भाजपा ने जाति आधारित जनगणना का विरोध इस कारण से किया कि तो आरएसएस क्या बोल रहा है कि हिंदू समाज की छवि पर बुरा असर पड़ सकता है। इस मत भिन्नता के बावजूद भाजपा ने जाति आधारित जनगणना का विरोध इस कारण से करना उचित नहीं समझा क्योंकि इससे अन्य पिछड़े वर्ग समुदाय में पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचने की संभावना। अब बीजेपी जो है इसका विरोध भी नहीं कर रही है। इससे हो सकता है कि जो ओबीसी वर्ग का समुदाय है वो उनके बीच में पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचने की संभावना बन सकती है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं और सभी पार्टियों के बारे में कुछ ना कुछ पॉइंट्स यहाँ पे डाला गया है। इस तरह से जो ये है बैलेंस दिख रहा है। इस जो पूरा हमने पैरा पढ़ा अभी, इसमें एक बैलेंस है और इसमें कोई भी ये जो रीडर होगा, जो हमारा जो एग्जामिनर होगा, ये नहीं कह सकता कि हाँ मैं किस पार्टी के पक्ष में हूँ या किस पार्टी के विरोध में हूँ। ये पूरी लेखनी में एक बैलेंस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के मत में कम्युनिस्ट पार्टी को जनगणना में जाति को शामिल करने में कोई समस्या नहीं है, किंतु इससे प्रत्येक व्यक्ति की विशिष्ट जाति को दर्ज नहीं किया जाना चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टी का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति की विशिष्ट जाति को दर्ज नहीं किया जाना चाहिए। सर्वेक्षण के प्रारूप में केवल इतना ही लिखा जाना चाहिए कि वह अन्य पिछड़े वर्ग में शामिल है या नहीं। विश्लेषकों के मत में उनकी इस धारणा के पीछे असली मंतव्य यह है कि पिछड़े वर्गों को सामाजिक न्याय में भागीदारी तो मिल जाए, किंतु चुनावी प्रक्रिया में किसी विशिष्ट जाति को बढ़त ना मिल पाए। अब देखिए कम्युनिस्ट पार्टी का क्या मानना है कि पिछड़े वर्गों का सामाजिक न्याय में तो भागीदारी मिले, लेकिन चुनावी प्रक्रिया में किसी विशिष्ट जाति को बढ़त ना मिल पाए। ये कम्युनिस्ट पार्टी का मानना है। पार्टी की इस धारणा के पीछे यह मत है कि अगर चुनावी प्रक्रिया जाति केंद्रित होगी तो इससे पार्टी के वोट बैंक में कमी आ सकती है, या अगर यह वर्ग केंद्रित होगी तो इससे उसके वोट बैंक में वृद्धि हो सकती है। ये कम्युनिस्ट पार्टी के जो विचार हैं उसको यहाँ पे मेंशन किया गया। विश्लेषक की राय में जाति आधारित जनगणना को लेकर कांग्रेस पार्टी में भी मत भिन्नता विद्यमान है। उसके अधिकांश नेताओं की राय जाति आधारित जनगणना के पक्ष में है, जबकि कुछ प्रमुख नेता इसके विरोध में हैं।
2011 की जाति आधारित जनगणना के संदर्भ में विरोधी राय रखने वाले नेताओं में तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम प्रमुख थे। उन्होंने जाति आधारित जनगणना को लेकर अनेक आपत्तियां दर्ज कराई जो निम्नलिखित है। अब देखिए पी चिदम्बरम जो थे उस समय तत्कालीन गृह मंत्री 2011 में, तो उनकी क्या आपत्तियां थे उनको यहाँ पे शामिल किया गया है, देख लेते हैं। इसमें पहला क्या था कि जनगणना करने वाले का, अब देखिए ये एक हमारे पास एक पॉइंट मिल जाता है। आप मान लिया आप नाम नहीं लिखना चाहते हैं तो आप अपने मतलब अपनी लेखनी में या इस पॉइंट को शामिल कर दीजिए कि ये आपके विचार हैं, आपने प्रोज और कॉन्स लिखा है, ठीक है। अब मान लिया आप किसी पार्टी का उल्लेख नहीं करना चाहते हैं तो आप मत कीजिए, और ये अच्छा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप पार्टी का उल्लेख मत कीजिए, लेकिन प्रोज और कॉन्स के जो पॉइंट निकल कर आए हैं विभिन्न पार्टियों के, आप उसको आप मेंशन कर दीजिए। तो इससे क्या है कि आप जो एक खतरा हो सकता है पार्टी को लेकर के, आप मान लिया बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं तो आप वहाँ पे ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पी चिदम्बरम है, पी चिदम्बरम ने 2011 में क्या कहा था कि जनगणना करने वाले कर्मचारियों के पास समाजशास्त्रीय समझ की कमी होने से वे जाति आधारित जनगणना से संबंधित तकनीकी मुद्दों को नहीं समझ सकते। अब देखिए पी चिदम्बरम का मानना बिल्कुल सही है कि जो जाति आधारित जनगणना करने वाले कर्मचारी हैं उनका समाजशास्त्रीय समझ जो है बहुत कमी है उनकी, और वे जाति आधारित जनगणना से संबंधित तकनीकी मुद्दों को नहीं समझ सकते, ठीक है। दूसरा, अगर जनता को इस बात का पता चल जाए कि आरक्षण व सामाजिक न्याय की व्यवस्थाओं के युक्तिकरण के लिए जनगणना करवाई जा रही है तो इस बात की संभावना है कि अधिकांश लोग अपनी जाति को पिछड़े वर्गों में शामिल करने के लिए झूठी सूचनाएं देने लगेंगे। ये भी संभव है कि यदि जनता में मान लिया एक अफवाह फैल जाए कि जो इस जाति का रहेगा या इस वर्ग का रहेगा तो उसको 15-15 लाख रुपया मिलेगा मान लिया, या फिर उसके लिए कुछ अलग विशेष योजनाएं आएगी, तो हो सकता है कि कुछ लोग जो है वो मतलब झूठी सूचनाएं देने लगेंगे, ऐसा पॉसिबल है। तो यही कह रहे हैं कि यदि जनता को इस बात का पता चल जाए कि आरक्षण व सामाजिक न्याय की व्यवस्थाओं के युक्तिकरण के लिए जनगणना करवाई जा रही है तो इस बात की पूरी संभावना कि अधिकांश लोग अपनी जाति को पिछड़े वर्गों में शामिल करने के लिए झूठी सूचनाएं देने लगे, फलतः ऐसी जनगणना का वास्तविक उद्देश्य असफल हो जाएगा। तीसरा क्या है, कुछ लोग जो एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवेशन कर चुके हैं वे पिछड़े वर्गों में आएंगे या नहीं। कुछ लोग हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवेशन कर चुके हैं तो वे पिछड़े वर्गों में आएंगे या नहीं, ये भी एक पॉइंट है, ठीक है। अगला, चौथा, कुछ लोगों के माता पिता अलग अलग जातियों से संबंध रखते हैं, ऐसी स्थिति में इन लोगों को किसी एक वर्ग में रखना अत्यंत जटिल कार्य है। ये चारों पॉइंट्स काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं, इसे आप अपने आंसर में शामिल कर सकते हैं, ठीक है। पी चिदम्बरम के इन तर्कों को ध्यान में रखते हुए 2011 की जनगणना के समय प्रारंभ में कांग्रेस पार्टी इसके पक्ष में नहीं थी, किंतु बाद में कांग्रेस पार्टी अन्य पिछड़े वर्ग के नेताओं के दबाव में आकर जाति आधारित जनगणना करवाने के लिए तैयार हो गए, किंतु तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम की व्यवहारिक आपत्तियों को समझते हुए यह तय किया गया कि जाति आधारित जनगणना को समान जनगणना का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा, अपितु यह कार्य उसके समानांतर स्वतंत्र रूप से किया जाएगा। तो जो पी चिदम्बरम साहब जो हैं वो आपत्ति जता रहे थे, तो इस पे क्या है कि कांग्रेस ने इसे क्या कहा कि समान जनगणना का हिस्सा नहीं बल्कि ये उसके पैरेलल में एक स्वतंत्र रूप से इसका जनगणना कराया जाए, ठीक है। जातिगत सर्वेक्षण संबंधी उपयुक्त विमर्श से जाति आधारित जनगणना के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही द्वार खुलते हैं। तो हमने जो ऊपर चर्चा किया उसे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पॉइंट्स निकलकर सामने आ रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जहां एक तरफ इससे आरक्षण व सामाजिक न्याय संबंधी योजनाओं के युक्तिकरण में मदद मिल सकती है, वहीं दूसरी ओर विशेषज्ञों की राय में इससे राजनीतिक अवसरवादिता के दरवाजे भी खुल सकते हैं। देखिए ये अपना जो है ब्लेम नहीं लिया, जो इस निबंध में जब आप लिख रहे हैं तो आपने अपने ऊपर ये ब्लेम नहीं लिया कि किसके ऊपर डाल दिया, ये जो निगेटिव चीज़ें कौन से। अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि बिहार गवर्नमेंट जो है जाति आधारित सर्वेक्षण करवा तो रही है, तो आपको सरकार के पक्ष में खड़ा दिखना चाहिए अपने लिखने के माध्यम से भी, लेकिन आपको तो निबंध में प्रोस और कॉन्स दोनों लिखना है, तो कॉन्स आप किसके ऊपर डाल देंगे, विशेषज्ञों के ऊपर या कुछ समूहों के ऊपर, और प्रोस को आप अपने हिसाब से लिख दिए, ठीक है। तो यही चीज़ है कि आरक्षण में सामाजिक और न्याय संबंधी योजनाओं का युक्तिकरण में मदद तो मिल सकता है, ये जैसे ये आपके अपने विचार हैं, वहीं विशेषज्ञों की राय में इससे राजनीतिक अवसरवादिता के दरवाजे खुलेंगे। किसकी राय में, विशेषज्ञों की राय में, आपकी राय में नहीं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है। ऐसी स्थिति में यह बीच का रास्ता हो सकता है कि केंद्र सरकार को चाहिए, अब देखिए ये बीच का रास्ता, अब यहाँ पे बैलेंस बनाना शुरू हो गया कि अब कंक्लूजन में आप चल रहे हैं, तो कंक्लूजन कैसा होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए और कुछ व्यवहारिक कंक्लूजन होना चाहिए। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, ऐसी स्थिति में बीच का रास्ता यह हो सकता है कि केंद्र सरकार को यह चाहिए कि वह राज्यों को जातिगत सर्वेक्षण करने में सहयोगात्मक रवैया अपनाए,
इससे आरक्षण व सामाजिक न्याय की योजनाओं का युक्तिकरण करके सरकारी योजनाओं के लाभ को वास्तविक लाभार्थी तक पहुंचाने में काफी मदद मिलेगी। अंततः इससे सार्वजनिक धन के अपव्यय को भी रोका जा सकेगा। किंतु केंद्र सरकार को जहां कहीं भी यह लगे कि कुछ आंकड़ों को प्रकाशित करने से जातीय विभाजन गहरा हो सकता है तथा इससे सामाजिक सौहार्द को क्षति पहुंचने की संभावना हो सकती है, तो वहां पर राज्य सरकार से यह सुनिश्चित कराए कि वह ऐसी गोपनीय सूचनाओं के प्रकाशन ना करे। देखिए, ये पूरा एकदम बैलेंस बनाया गया है यहाँ पे ये वजन इस पे केंद्र सरकार के ऊपर डाल दिया कि केंद्र सरकार को इसमें सहयोग करना चाहिए, और इससे क्या है कि सार्वजनिक धन के अपव्यय को भी रोका जा सकेगा। और साथ में यदि सरकार को ऐसा लगे सेंटर को कि कुछ आंकड़े प्रकाशित करने से जातीय विभाजन गहरा हो सकता है, तो क्या है कि सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए उस जो सूचना है उसको प्रकाशन ना करें, जिससे कि दुरुपयोग हो सके। ठीक है, तो बेहतर होगा कि केंद्र सरकार इस तरह के मामले में फैसला स्वयं के विवेक में ना लेकर पिछड़े वर्ग आयोग एवं नीति आयोग जैसे विशेषीकृत संस्थाओं पर के सलाह पर ले। अब देखिए, ये भी डाल दिया। अब जैसे सेंटर में तो सरकार बीजेपी की है, स्टेट में महागठबंधन की सरकार है, तो हम अब सेंटर के पाले में यदि हम पूरी तरह से डाल दें तो ये भी सही नहीं है। तो ये आंसर में ये लिखा गया कि आप जो संस्था है, अब जैसे सेंटर ने तो मना कर दिया कि हम सर्वेक्षण कराएंगे ही नहीं, तो कौन बच रहा है बीच में बैलेंस करने के लिए? आप संस्था को ले आइए कि नीति आयोग या पिछड़ा वर्ग आयोग जो है उनकी जो सलाह है, या कुछ विशेषीकृत संस्थाएं हो सकते हैं उनकी सलाह पर आप करें, या हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 4 लोगों का एक पैनल बनाया जाए जो डिसीजन दे के करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से आप एक बैलेंस में इसको आप लिख सकते हैं। तो विशेषीकृत संस्थाओं पर सलाह लें। केंद्र को इस तरह के फैसले लेने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद, अब देखिए ये कह रहा है कि या तो पिछड़ा वर्ग आयोग और नीति आयोग के विशेषीकृत संस्थाओं को सलाह ले, और केंद्र को इस तरह के फैसले लेने के लिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 257 भी अधिकृत करता है। 257 क्या कहता है कि राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस तरह से करे जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में अड़चन ना आए। मतलब ये पूरा गेंद सेंटर के पाले में डाल दिया गया। सेंटर चाहे तो खुद से डिसीजन मतलब उस हिसाब से करे, सेंटर ने तो डिनाई कर दिया। तो नीति आयोग या पिछड़ा वर्ग आयोग के माध्यम से जो वो अपना विचार है और जिस तरह से सर्वेक्षण करना चाहती है, राज्य को सहयोग करे इस मामले में। और ये क्या अनुच्छेद 257 में ये निहित भी है कि जो प्रत्येक राज्य की जो कार्यपालिका है वो अपनी शक्ति का प्रयोग इस तरह से करेगा कि संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में अड़चन ना आए। ठीक है, साथ ही संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक अब यहाँ पे क्या है कि सेंटर स्टेट को कुछ गाइडलाइन दे सकती है और आदेश दे सकती है। इस प्रकार जातीय सर्वेक्षण से संबंधित आशंकाओं को दूर करके प्रस्तावना में अंतर्निहित समाजवादी लक्ष्यों को अतिशीघ्र प्राप्त किया जा सकता है। अब देखिए, आप समाजवादी लक्ष्य तो आप इंट्रोडक्शन में भी आप इसको लिख सकते हैं कि जातीय आधारित जो सर्वेक्षण है उसका लक्ष्य समाजवादी लक्ष्यों की प्राप्ति या सामाजिक आर्थिक जो न्याय है उसकी प्राप्ति या समता मूलक और जो न्यायपूर्ण वितरण है और एक सामाजिक समावेशन है। तो ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके आप अपने निबंध को काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी अच्छा बना सकते हैं। तो हमने ये कंक्लूजन में दे दिया कि जो या तो सेंटर अपने कुछ संस्थाओं के माध्यम से, नीति आयोग या जो अन्य आयोग है जैसे पिछड़ा वर्ग आयोग है उसकी कुछ अनुशंसाएं लेकर, या हो सकता है कि जो कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट जो है कुछ 4 लोगों का पैनल बनवा दे, या सेंटर कोई 4 लोगों का पैनल बना दे और उसकी सलाह के हिसाब से कार्य करे। और इसमें क्या है कि इससे कि राज्य का जो अपव्यय होने वाला है वो भी बच जाएगा, और एक सर्वेक्षण जो होना चाहिए, जो एक डाटा मिलना चाहिए योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए, वो हमें प्राप्त हो पाएगा। ठीक है, और ऐसे जो प्राधिकार हैं, ऐसे जो अधिकार हैं वो सेंटर के पास है आर्टिकल 257 के तहत, जिसमें कहा गया है कि राज्य जो है अपनी शक्ति का प्रयोग इस तरह से करे कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है उसके जो कार्य हैं उसमें अड़चन ना आए, और सेंटर जो है राज्य को कुछ गाइडलाइन जारी कर सकती है। तो इस आधार पर हमने एक बैलेंस बनाते हुए कंक्लूजन को लाया, और इसमें है क्या है कि इस माध्यम से क्या है कि हमारा सामाजिक